तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो अपन 5 लॉ पढ़ने जा रहे थे, जिसमें अपन ने 2 लॉ डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द सेकंड लॉ वाज अबाउट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये दोनों अपन ने वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। फिर अपन थर्ड लॉ से आने से पहले एक लॉ और अपन पढ़ेंगे, जिसका नाम मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल कैम शेड्यूल पर। ध्यान देना, इसको हैशटैग लॉ बोला जाता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बोले तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया किसने? सबसे पहली बार रिचर्ड ने दिया। किसने दिया? रिचर्ड ने दिया। स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रखा है, एक बार आप इसको लिखो, एग्जाम्पल से मैं इसको आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ध्यान देना, when two elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। कहने का क्या मतलब है? देखो, एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ इसका फर्स्ट, ध्यान देना है। सपोज सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, ये सेपरेटली कंबाइन करेंगे किसी थर्ड एलिमेंट से और ये कंपाउंड बनाएंगे। सपोज सोडियम और हाइड्रोजन ने कंपाउंड बनाया NaH, ठीक है। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके HCl बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये तो हो गया फिक्स मास, हाइड्रोजन सेम फिक्स मास में है, तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन दोनों का मास क्या होगा? अलग अलग होगा। और आपको पता है सोडियम का मास कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है बच्चों? 35.5। आई बात समझ में? तो यहाँ से ध्यान दो, इसका क्या रेशियो होगा? 23:1। इसमें क्या होगा? 1:35.5। अब स्टेटमेंट पे जाओ, क्या है? देखो, 2 एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली, जब 2 एलिमेंट अलग अलग कंबाइंड होकर किसके साथ? किसी थर्ड फिक्स मास के एलिमेंट के साथ जो कोई कंपाउंड बनाते हैं, इन विच दे डू सो बियर्स ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे themselves combines। कहने का मतलब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तब बनेगा क्या? NaCl। NaCl का रेशियो क्या होगा? देखो रे, 23:35.5। अब इसका रेशियो और ये आपस में कंबाइन करते हैं, उसका रेशियो क्या होगा? बिल्कुल वो क्या होगा? सिंपल या स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। देख लो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या है? 23/35.5। और जब ये एक दूसरे से भी कंबाइन करते हैं तो रेशियो आता है, वो भी क्या है यहाँ पे? 23/35.5। ये क्या हो जाएगा? 1:1। क्या आया? ये स्मॉल होल नंबर रेशियो। आया बात समझ में? ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया इसका। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, आगे बढ़ते हैं। ये बनाओ आप पहले, एक एग्जांपल में यही समझा देता हूँ इसका। देखो, एग्जांपल सेकेंड, ध्यान देना चाहिए। क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? सपोज सल्फर और ऑक्सीजन, 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, ये किसी फिक्स मास के थर्ड एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं? कंबाइंड, जो क्या है? हाइड्रोजन। देखो, सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2S। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2। इसमें फिक्स मास किसका हो गया? H2 का, जो कितना है? 2। रेशियो सल्फर का कितना होता है? 32। हाइड्रोजन का इधर भी कितना है? 2। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। आई बात समझ में? इसके बाद जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? SO2। इसका मास क्या होता है? रेशियो सल्फर का 32 और ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो इनका भी क्या हो जाएगा? 32। आई बात समझ में? अब इनके मास का रेशियो जब ये अलग अलग कंबाइन होके कोई कंपाउंड बनाते हैं, और जब ये खुद कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, उसका रेशियो, दोनों का रेशियो का क्या होगा? वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। इसको भी देखो, यहाँ पे चेक कर लो, इधर वाला बना दिया होगा। देखो, इसका क्या होगा? देखो रे, 32/16। ये तो कब? जब इन्होंने सेपरेटली कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाया।
इसके बाद सल्फर और ऑक्सीजन SO2 बनाते हैं, तो इसका कितना आया 32/32। कितना बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा ही होगा, बोले तो 2:1। आई क्या बात समझ में, ये बनेगा। ये क्या है, स्मॉल होल नंबर रेशियो। ये क्या था आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दिया किसने, टीचर ने दिया। हो गया, बना लो एग्जांपल। फिर चलते हैं आगे अपन, अब पढ़ेंगे अपन थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ कौन सा था, मैंने स्टार्टिंग में पांचों नाम एक साथ लिखवाए थे, उसमें देखो थर्ड लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या था जी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसने दिया, ध्यान देना जरा। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया, ये दिया डॉल्टन। किसने दिया, डॉल्टन ने। आई बात समझ में। एक और बात ध्यान देना, जो अपन ने रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का अभी नियम पढ़ा है, उसको एक और नाम से जानते हैं भाई, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार का नियम भी उसको कहते हैं। या कुछ किताबों में इसको ऐसे भी लिख रखा है कि जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ है वो एक स्पेशल केस है, किसका, इक्विवेलेंट वेट का। आई बात समझ में, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, कहीं पूछ ले कर ले तो देखो। अब आता हूं मैं इस पे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ध्यान देना, पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। लिखो स्टेटमेंट, व्हेन गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं इसको, गुणित अनुपात का नियम, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे। व्हेन two elements combine to form more than one compound, then different masses of one element which combines with fixed mass of another element bears a simple ratio to one another। क्या लिख दिया ये सर, देखो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। देखो स्टेटमेंट एक बार आप लिखो, फिर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। दिया किसने, डॉल्टन ने दिया, ठीक है। लिखो फटाफट, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान देना भाई। क्या है इसमें खास बात, देखो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, then different masses of one element which combines with fixed mass of another element bears a simple ratio to one another। ठीक है, जब दो एलिमेंट मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाएंगे, जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाएंगे, तब उनमें से एक तत्व जिसका मास क्या होगा, अलग होगा। जब वह फिक्स मास के या निश्चित द्रव्यमान के किसी दूसरे तत्व के साथ कंबाइन करेगा, तब उन डिफरेंट मासेज का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। नहीं आया समझ में सर, नहीं आया तो एग्जांपल पे आ जाओ भाई। एग्जांपल देखो क्या है, बात करते हैं अपन फर्स्ट एग्जांपल की, यहाँ पे ध्यान दो। कार्बन और ऑक्सीजन, सही है ना। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं भाई, CO2 और CO। क्या बनाते हैं, CO2 और CO। इसको लिख दिया आपने, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको इधर से मिटाऊंगा, ठीक है। चलो इसको बीच में ले लेते हैं अपन। देखना एग्जांपल में कार्बन और ऑक्सीजन,
ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या रेशियो इसमें, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 2 का कितना हो गया 32। कार्बन अभी भी 12 रहेगा और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 16। अब स्टेटमेंट पढ़ लो, हर चीज समझ में आ जाएगी आपको। देखो जरा फटाफट, क्या बोला, 2 एलिमेंट बोले तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक बनाया CO2 एक बनाया CO। देन डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट which combines with fixed mass of another element, which combine with fixed mass of another element, bears a simple ratio to one another। तो ये जो रेशियो होगा 32/16, ये हमेशा क्या होगा, सिंपल होगा। जो इस डिफरेंट मास का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो, विच इज 2:1। आया समझ में। देखो एक और एग्जांपल ले लूंगा यहाँ पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। एग्जांपल के थ्रू आप स्टेटमेंट याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब मैं एग्जांपल बोल लेता हूँ इसका, ये सा एग्जांपल है, ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 2। ध्यान देना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट है, ये मोर देन वन कंपाउंड बोले तो एक बनाया पानी और एक बनाया हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया, इसका मास 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 32। क्या है ये, इनका रेशियो भी क्या था, सिंपल, क्या होगा ये 1:2। यही आपका क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम, गुणित अनुपात का नियम। दिया किसने, डाल्टन ने दिया। चलें आगे, ये थर्ड यहाँ पे आपका होता है खत्म, ठीक है। फोर्थ लॉ की तरफ बात करते हैं भाई, बनाओ इसको फिर चलते हैं। फोर्थ जो लॉ है वो है गैसियस वॉल्यूम का नियम, ठीक है, या इसको गैलोजैक्स का नियम भी कह देते हैं, ठीक है, सही है ना। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, या इसको एक और नाम से जानते हैं, उसको यहां लिख देते हैं गैलोजैक्स लॉ, ठीक है। आई बात समझ में। स्टेटमेंट पे आए पहले, देखो इन्होंने क्या बोला, गैसों के लिए था ये नियम, ये किसके लिए था, गैसों के लिए। देखो इधर बात करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, when gases react to each other, then their volume is in simple ratio, या इसको विल बी कर लो, विल बी इन सिंपल रेशियो, एंड इफ gaseous product is formed, and if gaseous product is formed, then the ratio of volume of product and ratio of, या इसको ऐसे कर लो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स will also be simple ratio। स्टेटमेंट बहुत इजी है, घबराना नहीं है। स्टेटमेंट देख के अगर आपको एग्जांपल याद है ना
प्रत्येक लॉ का एग्जाम्पल आपको याद है, अच्छे से अपन ने किया है, एक से ज़्यादा एग्जाम्पल आपने वहाँ पे समझे हैं। अगर वो आपको याद है तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से याद होगा, ठीक है। प्लीज़ इसको रटना नहीं है, पहले एग्जाम्पल पे जाना आप लोग, फिर आप स्टेटमेंट पे फोकस करना, ठीक है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोले तो हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, जब ताप और दाब क्या हो, समान हो। देन व्हेन गैसेस रिएक्ट टू ईच अदर, जब गैसें आपस में रिएक्ट करेंगी तो जो रिएक्टिंग गैसेस होंगी, जो अभिकारी गैसें होंगी, उनका जो आयतन का अनुपात होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा, सरल अनुपात में वो कंबाइन करेंगे। और अगर प्रोडक्ट बनता है कौन सा, गैसियस, तब जो गैसियस प्रोडक्ट के आयतन का अनुपात किसके साथ, रिएक्टेंट गैसों के अनुपात के साथ, वो भी क्या होगा, एक सरल अनुपात, सिंपल होगा। नहीं आया समझ में सर, एग्जाम्पल समझाओ सर, एग्जाम्पल से आएगा तो एग्जाम्पल लो। देखो इधर सपोज, देखो इधर 2CO प्लस O2 क्या बनाता है ये, 2CO2, ठीक है। सपोज इसके दो वॉल्यूम हैं, दो वॉल्यूम किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के, और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के, कंबाइंड होकर कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इन दोनों का बोले तो रिएक्टेंट स्पीशीज का अनुपात और प्रोडक्ट का अनुपात आपस में क्या होगा सर, क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। तो क्या होगा यहाँ पे ये अनुपात, 2:1:2। आई क्या बात समझ में, नहीं आई सर, एक और एग्जाम्पल लो सर। स्टेटमेंट छाप दिया गया, छाप फटाफट छाप, ठीक है। देख इधर चलता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है बड़े, बहुत इजी है, N2 प्लस 3H2 क्या बनाता है ये, 2NH3। बोलो जी, कितने वॉल्यूम है नाइट्रोजन का, 1 वॉल्यूम। हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है सर, 3 वॉल्यूम है। अमोनिया कितना बन रहा है सर, 2 वॉल्यूम बन रहा है। तो इनका अनुपात क्या हो गया सर, 1:3 हो गया। आई बात समझ में, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन करना है यहाँ पे अपन को, तो क्वेश्चन करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं पेरोलेक्स लॉ, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन कितना देखना चाहें, अगर 100 ml CH4 reacts with oxygen and forms CO2 and H2O, what will be the required amount of oxygen and amount of product formed। क्वेश्चन समझ में आया क्या, वो बोल रहा है कि 100 ml CH4 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, बताओ कितनी ऑक्सीजन यहाँ पर रिक्वायर्ड है और कितना अमाउंट प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। इक्वेशन पहले लिखो, बहुत इजी है, जैसे ही आप इक्वेशन लिखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो इधर CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, क्या बनाती है, CO2 प्लस 2H2O, साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है सर। इक्वेशन बैलेंस है या देख लेना भाई, कार्बन है, ऑक्सीजन 2 तो 4, ठीक है, इसको 2 कर लो, बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन 4 है। अब इधर देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 100 ml है, क्या कौन है 100 ml, मीथेन गैस, ठीक है। 100 ml मीथेन गैस के लिए कितना CO2 बनता है, H2 कितना, ना H2 की बात नहीं करें क्योंकि H2 क्या है, लिक्विड है। आई बात समझ में, H2 क्या है, द्रव है। ये नियम किसके लिए था, केवल गैसों के लिए। आई क्या बात समझ में। अब ध्यान दो, 100 ml भाई, एक CH4 से एक CO2 बन रहा है, तो 100 ml से CO2 भी कितना बनेगा, 100 ml, ठीक है क्या। एक CH4 के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए, तो 100 ml लेने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 200 ml। ये आंसर हो गया, है ना, इजी, ठीक है, कर लोगे। चलो क्वेश्चन बनाओ, आंसर लिखो फटाफट, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। देखो
एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं यहाँ पे, वो कर लेना यार, है ना, हो जाएगा, बहुत इजी। तू भी तो करेगा ना कुछ। देख क्वेश्चन लिखता हूं, 40 ml ऑफ हाइड्रोजन, बोले तो 40 ml ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद कंप्लीट क्लोरीन, required amount of hydrogen and amount of HCl produced, ये आपको बताना है। 40 ml हाइड्रोजन ली है, किससे कंप्लीट रिएक्शन हुआ है? क्लोरीन के साथ। HCl कितना बना, क्लोरीन कितना चाहिए, ये बता दो, फटाफट से आ जाओ। देखो सॉल्यूशन बता देता हूँ इसका, ठीक है। पहले आप खुद से ट्राई करना इसको। H2 प्लस Cl2 क्या बना रहा है? 2HCl। हाइड्रोजन कितना है रे इसमें? सर 40 ml है। कितना है? 40 ml। अच्छा, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन और एक वॉल्यूम क्लोरीन, कितने वॉल्यूम? 2HCl। कितने वॉल्यूम बना रहा है? 2 वॉल्यूम HCl। HCl क्या होती है? गैस होती है, लिक्विड मत मान लेना भाई, ठीक है, गैस। तो यहां से देखो, तो एक वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बन रहा है, बोले तो एक वॉल्यूम क्लोरीन से भी 2 वॉल्यूम बन रहा है, तो ये भी कितना होगा? क्लोरीन भी 40 ml। इससे ये कितना बना? जस्ट डबल, कितना हो गया? 80 ml। आंसर छाप ले। ये तेरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ओ सॉरी गैसियस लॉ था, ठीक है, हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट आपका बचता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की बात करते हैं, उससे पहले अपन एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बर्जीलियस की संकल्पना, जो एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है। तो एक बार आप स्टार लगा के लिख लेना, नंबर मत देना इसको 5 बार, ठीक है। बर्जीलियस हाइपोथेसिस। देखो क्या बोलते हैं, बर्जीलियस ने क्या किया भाई? बर्जीलियस ने 2 थ्योरी को साथ में लेके एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। देखो कौन कौन सी थ्योरी? एक तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो आपको इसका ही मिलने वाला है, एनसीईआरटी में है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और एक इन्होंने क्या लिया? गैलोजेक्स लॉ। इसको, इन दोनों को मिलाकर इन्होंने कंबाइंड स्टेटमेंट दिया। सर स्टेटमेंट क्या था? बहुत सिंपल था, देखो मैं लिख रहा हूं इसको, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम या इक्वल वॉल्यूम लिख लो इसको, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contains equal number of atoms। यही मार्क खा गया भाई, ठीक है। क्यों? इधर देखो जरा क्या बोल रहा है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम हो तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, बोले तो सभी गैसों का जो समान आयतन होगा उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एटम्स की संख्या क्या होगी? इक्वल नंबर होगी। कैसे? देखो एग्जांपल अगर अपन लें तो ध्यान देना, H2 प्लस Cl2 क्या बनाता है? ये 2HCl। गैलोजेक्स ने क्या बोला? बोले 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का और 1 वॉल्यूम क्लोरीन का क्या बनाता है? 2 वॉल्यूम HCl का। अब देखो इधर, अगर एटम्स की बात की जाए, क्योंकि इसने किसके लिए बोला? एटम्स के लिए। अगर n एटम्स हाइड्रोजन के तो क्लोरीन के भी कितने होंगे? n एटम्स। और ये दोनों एटम्स, इन दोनों के एटम्स n एटम्स कंबाइन करके कितने HCl बनाएंगे? 2n एटम्स बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 2n एटम्स। अगर अपन अप्रोच लगाएं कि आधा एटम हाइड्रोजन का, आधा एटम क्लोरीन का, तो इस हिसाब से HCl का कितना बनना चाहिए? 1 एटम। अब इस पे फोकस कर, ये लिखते हैं तेरे दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया आ जाना चाहिए।
है? डाल्टन ने बोला था एटम इंडिविजिबल है, परमाणु को आप तोड़ नहीं सकते, परमाणु अविभाज्य कण है। आई बात समझ में? तो इस वजह से कौन सी थ्योरी वायलेट हो जाती है? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ये क्या हो जाती है? वायलेट हो जाती है, फेल हो जाती है। इसलिए बर्जीलियस क्या हो गया? फेल हो गया। आई बात समझ में? ये आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया रखना है, बनाओ। लास्ट चीज अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हो गया? पॉज करके देख लो। चलता हूँ आगे। लास्ट फिफ्थ है अपना एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब ध्यान दो, फटाफट समझते हैं इसको, ठीक है? देखो, कुछ नहीं करना, ये सेम स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या लिख देना है? केवल मॉलिक्यूल। क्या लिख देना है? equal number of molecules at same temperature and pressure, equal volume of all gases contains equal number of molecules। कहने का मतलब एक बार इसको समझो तो थोड़ा फील लो टॉपिक का। सपोज ये कोई कंटेनर है ना, कंटेनर है, ठीक है? इसमें आपने 50 ml नाइट्रोजन भरी। कितना ml भरी? 50 ml। तो इसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे, एटम मत बोलना, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखो और इसमें क्या भर दो? 50 ml ही ऑक्सीजन भर दो, तो उसमें भी सेम मॉलिक्यूल होंगे जितने कितने थे? नाइट्रोजन के थे। आई बात समझ में? तो यही बोले टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन क्या रखना है? सेम। तो जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, उसमें क्या होंगे? समान संख्या में, इक्वल नंबर में क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है? देखो इधर यहाँ पे क्या कर देना है आपको? कुछ नहीं करना, केवल इसकी जगह क्या कर देना है? मॉलिक्यूल कर देना है। देखो एन मॉलिक्यूल, ठीक है? ये ले भाई, एन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, एन मॉलिक्यूल ही क्लोरीन के। कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं HCl के? 2n मॉलिक्यूल। बोले सर अब क्या करोगे? बोले हाफ मॉलिक्यूल। अरे मॉलिक्यूल तो डिविजिबल होता है, डाल्टन की थ्योरी फेल नहीं हुई यहाँ पे। देखो हाफ मॉलिक्यूल दोनों मिलकर कितना मॉलिक्यूल बनाएंगे? 1 मॉलिक्यूल। ये हो गया इसका एग्जांपल। स्टार लगा के लिख लेना। मॉलिक्यूल क्या होता है? अणु क्या होता है? डिविजिबल। तोड़ सकते हैं हम, ठीक है? ये बात हो गई, ठीक है ना? अब जैसे आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, इधर थोड़ा ध्यान देना। सपोज यहां पे अपन ले रहे हैं, देखो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? सेम है, ठीक है? तो बताओ 50 ml अगर हाइड्रोजन है तो उसमें मॉलिक्यूल कितने हैं? x मॉलिक्यूल है। कितने हैं? x मॉलिक्यूल है। अगर 50 ml CH4 होगा, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? सेम मॉलिक्यूल होंगे सर, x मॉलिक्यूल होंगे। बताओ अगर 25 ml मैं ले लूं ऑक्सीजन, तो उसके कितने हो जाएंगे? सर ये हो जाएंगे x/2 मॉलिक्यूल। ये थे आपके 5 लॉ। पहला नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा नियम था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद एक अपन ने हैशटैग लॉ पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का, जिसको इक्विवेलेंट वेट का भी बोलते हैं। फोर्थ अपन ने पढ़ा गैसियस वॉल्यूम का। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा भाई? इसके बाद अपन ने पढ़ा ये लास्ट वाला बर्जीलियस हाइपोथेसिस पहले पढ़ा, और उसके बाद में अपन ने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा मैं किसके साथ? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।